लोग ये समझते हैं कि दियामर बाशा डैम जो है वो एक ही किसी इलाके में बन रहा है। दियामिर एक अलग ज़िला है जो गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह बाशा जो है वो KPK का इलाका है। और ये जो डैम बन रहा है इसका जितना भी पानी स्टोर होगा वो होगा दियामर की हदूद में, और जबकि जो बिजली घर बनेंगे वो बनेंगे बाशा की हदूद में। जो दियामर बाशा डैम का मंसूबा है इसमें 31 गांव जो हैं, आबादियां, बड़ी आबादियां जो हैं वो इसकी जद में आएंगी। तकरीबन 4100 से ज़ायद घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे वो, और उसके साथ साथ तकरीबन 35,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस डैम की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। और फिर जो आबा व अजदाद की कब्रें हैं उन लोगों की वो ज़ेर आब आ रही हैं, ज़र्री अराज़ी ज़ेर आब आ रही है, बंजर ज़मीनें जो हैं वो ज़ेर आब आ रही हैं। हम सैदी से यहाँ बशिंदा है, यहाँ के हैं, हमारा दादा परदादा जो भी है सब यहाँ से पैदाइश है, यहाँ का हम मतलब अल्लाह ताला ने मालिक किया। हमने खुशी से पाकिस्तान को डैम छोड़ दिया, अपने भाई को डैम छोड़ दिया। पाकिस्तानी हमारा भाई है, हमने खुद उसको मतलब तस्लीम किया और डैम छोड़ दिया। हम घर से निकला, हम बेघर हो गया, माजिर हो गया। अब हमारा ऊपर यही इंतज़ाम लगाया, इंतज़ाम वाला वाबड़ा वाला ने हमारा 1 रुपए के बजाय 5 आने नहीं देता है। मेरा नाम फ़िदाउल्लाह है। मैं BSc ऑनर्स से एग्रीकल्चर कर चुका हूँ। मेरा ताल्लुक़ थोर से है। इस इलाके की थोर की जो आबादी है वो लगभग 30,000 के करीब आबादी है। लोगों का ज़रिया माश जो डाउन कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हैं या दीगर जो सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं वो नहीं है। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो ज़रिया माश है थोर में, वो खेती बाड़ी है, जंगलात जो हमारे कौमी जंगलात हैं वो है। इसके अलावा जो माल मवेशी यहाँ थोर में पाले जाते हैं घरों के अंदर, वो ज़रिया माश है। ये जो डैम बुनियादी तौर पर दियामिर बाशा डैम जो बन रहा है, इसका जो बंद बांधा जाएगा, जहाँ पर तामीर होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, वो मुकम्मल तौर पर इस गांव में थोर में ही बन जाएगा। मेरा नाम अख्तर मुनीर है और मैं यहाँ थोर का बाशिंदा हूँ। यहाँ पे जो डैम बन रही है उसका फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से है, और ये KPK और GB के फर्स्ट बाउंड्री हमारी यहाँ से स्टार्ट है। तो शुरू में यहाँ वापडे वाले आए और इंतज़ामिया आए, बोला कि भाई यहाँ डैम बना रहे हैं जो पाकिस्तान को बिजली की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे लोगों के साथ उन्होंने बात की, तो जब हमारे लोगों ने इनको डैम बनाने के हवाले से ओके किया और बनाने की इजाज़त दे दी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप डैम बनाओगे तो आपको तमाम तर मराहत मिलेंगे, तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलेंगे, और तमाम तर जो आपके यहाँ से भी बेहतर जगह आपको बना कर देंगे। यहाँ पे स्कूल होगी, कॉलेज होगी, यूनिवर्सिटी होगी, आपको रोड होगा, दुनिया के लोग बाहर से यहाँ आएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी किस्म की आपको परेशानी और तकल्लुफ़ नहीं होगी, और यहाँ की गुर्बत से ये लोग निकल जाएंगे। तो हमारे लोगों ने कहा चलो ठीक है, आप डैम बनाओ, पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के हम रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर करने वाले वो लोग हैं। तो डैम बनाने की इजाज़त दी। तब उनके साथ एक मुआहदा हमारा हुआ कि भाई आबाद ज़मीन जो है, यहाँ की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो सदियों से आबाद है, उस ज़मीन की रेट 8 लाख रुपए, और जो पानी के नीचे पानी है यानी जो आबाद ज़मीन नहीं किया उसका रेट 2,59,000 रुपये, और इसके ऊपर जो हमारे माल मवेशी जो रहती हैं जिसको हम चरागाह कहते हैं, और तीसरा उसका भी बोला 1 लाख रुपए के हिसाब से उस ज़मीन को भी शामिल करके ये 3 किस्म ज़मीनों को हम आपको पेमेंट देंगे। और दूसरा ऑप्शन ये बोला कि यहाँ पे आपके घर बने हुए फटे पुराने सदियों के पुराने घर बने हैं, इसके एवज़ में हम आपको एक कनाल का अच्छा प्लाट जहाँ पे रोड, बिजली, पानी सारी सहूलत मौजूद होगी,
एक कनाल का प्लाट फी चोले के हिसाब से आपको देंगे। और दूसरा जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए, यानी आप खेती बाड़ी वाले लोग हैं, उस खेती बाड़ी के लिए 3 कनाल की ज़मीन वो भी देंगे। हमने बोला ठीक है बना लें। तो जब पेमेंटें स्टार्ट हो गई तो उन्होंने शुरू में हमारा इस थोर नाले का जो अवार्ड बना था 5 अरब 59 करोड़ रुपए, जो असल मुआवजा था 5 अरब 59 करोड़ रुपए, जब उन्होंने फिर गपला करके किसने खाया है, किसने हड़प लिया है, हमें मिला है 2 अरब 59 करोड़ रुपए। 2 अरब रुपए बीच में से जो बना अवार्ड से कम करके हमें मुआवजा दिया है। वो किस ज़मीन का? वो इस ज़मीन का दिया है कि जो आबाद ज़मीन था उसको बंजर में ला कर दिया है, जो बंजर ज़मीन था उसको चरागाह की ज़मीन में लाकर हमें ये मुआवजा कम करके हमें दे दिया है। तो उस वक़्त हमने चेक लेने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने बोला आप इत्तिजाजन ले लें, चेक ले लें, वरना तुरबले की तरह आपका ज़मीन भी जाएगा, डैम भी बनेगा, क्योंकि पहले लिख चुके हैं। तो हमारे यहाँ तालीम कम होने की वजह से हमारे लोगों के पास ये खौफ और हिरासत पैदा हुआ कि बोला कि भाई हम अपने पैसे लेंगे। तो हमने वो मुआवजा तो ले लिया है, लेकिन वो आटे में नमक की मकदार भी नहीं था। आप यकीन मानिए कि इसका भी मतलब ज़रख़ेज़ पेमेंट्स हमें नहीं मिले हैं। हमें शदीद रिजर्वेशंस हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। हम ये नहीं चाहते हैं कि डैम ना बने, बिल्कुल चाहते हैं डैम बने। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, हम बड़ा सराहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मतलब इस के ऊपर कहा तो वेल एंड गुड, बना ले डैम, हम आज भी तैयार हैं। लेकिन खुदारा कि हमारे मतलब जो मुश्किलात हैं, हमारे साथ जो जुल्म हुए हैं, उसका भी तो कोई नोटिस ले, उससे भी तो पूछे। हमारी मतलब लाशें गिरी हैं इसके लिए। हमारे अपनी ज़मीनों के रेट्स हमें पूरे नहीं मिले हैं। लेफ़्ट ओवर अवार्ड अभी पड़ा हुआ है और आज तक कोई भी अवार्ड बना है पेमेंट्स के, वो हमारे मौजूदगी में नहीं बना है। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरी ज़मीन कितनी वो हुई है। वो पैमाइश किए हैं, खुद आए हैं, पैमाइश किए हैं और हमें ज़बरदस्ती चेक पकड़ा दिए हैं, भाई आपकी ज़मीन ये है। ये बदकिस्मती है कि जब भी हुकूमतें वफाक में बदलती रही हैं, उन्होंने इस मंसूबे के साथ एक अजीब किस्म का सलूक किया है। पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसका इफ्तिताह हुआ, उन्होंने एक काम शुरू किया, लोगों से उस दौर में ज़मीनें ख़रीदी गई। फिर पीपल पार्टी के दौर हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म आए, उन दोनों ने भी इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। और फिर लोगों के साथ अब तक तकरीबन 3 मुआहदे हो चुके हैं मुतासरीन के साथ। पुरतशद्दुद हंगामे हुए, हलाकतें हुई, जलाओ घेराव हुआ, फिर एक नया मुआहिदा किया गया और मुआहिदे दर मुआहिदे होते रहे, लेकिन लोगों के मुतालिबात जो है वो हल होते हुए अब तक सामने नहीं आए। फिर ये भी बताया गया कि जो डैम के लिए ज़मीनों की ख़रीदारी का अमल था, उसके अंदर भी घपलों की शिकायत आई कि बंजर अराज़ी को जो है वो ज़री अराज़ी दिखा के ज़्यादा पैसे जो है कौमी ख़जाने को चूना लगाया गया, या जहाँ 8 कनाल ज़मीन किसी की जा रही थी तो उसको 16 कनाल ज़ाहिर किया गया। तो इस तरह से बहुत सी शिकायत भी हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, और जो मुतासरीन के ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको बहुत ज़्यादा तरजीह बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत थी। लेकिन शायद हमारे जो हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने उस मसले को इस तरह सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हालात इस नहज पर पहुँचे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ज़मीन मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं, जिनके आज तक खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा मतलब ज़ाती कोई मामला नहीं है, खुदा की कसम हमें अपने ज़ाती ज़मीनों के पैसे आज तक नहीं मिले। हमारे घर में अलग भाई भी होते हैं, उसके बेटे भी अलग होते हैं, अलग अलग हम बांटे हुए लोग हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला जो भी छत है कि हम एक में लाते हैं, फिर आपको तकसीम करके डिवाइस करके आप अपना चोले आपके नाम पर करेंगे। तो इस हिसाब से ये बात करके उन्होंने बाद में वो चोले जितने भी छत के नीचे थे पूरा ख़ानदान को मिलाकर एक चोले में शो किया है। वो बिल्कुल नामुनासिब है, बिल्कुल नामुनासिब। पूरा एक ख़ानदान को या पूरा एक घर को मिलाकर एक चोले में शो करें तो क्या वो कहीं जाकर एक कनाल में रह सकते हैं? या 15 कनाल 20 कनाल में जो घर बना हुआ है उन लोगों को एक कनाल में डाल दिया इन लोगों ने। ये जो मुतासरीन को ये कहा जा रहा है कि जी आपने मुआवजा लिया है, आप अभी ये इलाका खाली कर दें, ये गैर मुनासिब बात है, क्योंकि अभी तो डैम के मंसूबे पर अमलन काम शुरू नहीं हुआ है।
अभी जब डैम बनेगा, उसमें पानी स्टोर होना शुरू होगा, तो ये लोग खुद ब खुद निकल के चले जाएंगे। आपको कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। जब जैसे जैसे पानी आता जाएगा, ये लोग खुद नकल मकानी कर जाएंगे, मजबूर भी होकर करेंगे। उसके लिए आपको कोई फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सालों साल पहले आप लोगों से ये कहें कि जी आप अपना घर खाली करें, आप चले जाएँ, तो मेरे ख़्याल में ये क़ब्ल अज़ वक्त है। आबादकारी का जो इशू है ये तो वापडा की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इशू ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा है। ज़मीन का हुसूल हमारे ज़िम्मे था। अल्हम्दुलिल्लाह जो 99% जो है वो ज़मीन लेके हमने वापडा को दी है। डैम साइट पे तो अभी कोई रुकावट नहीं है। कल अगर आप डैम का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। इशू इस वक्त है वो रीसेटलमेंट का है। जो 40,000 के करीब जो नफूज हैं, जो अपने घर बार, अपने तमाम तर जो है जो विरसा है उसको छोड़ रहे हैं, उसके लिए कुछ हमने पिछले हुकूमत के दौरान में कुछ रीसेटलमेंट प्लान बनवाए थे वापडा के साथ। उसके तहत कुछ लोगों को आपने वहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल विलेजेस में सेटल करना था, जिसमें एक मॉडल विलेज तो हमारा तैयार हो गया। तो 2 और कॉलोनीज़ जो सेटलमेंट के हवाले से बननी थी वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी, बिकॉज़ आप उसकी जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इदारा बनाया, गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, और उसका MOU हुआ। आज 2 साल हो गए वापडा के साथ। वापडा ने वहाँ पे तकरीबन कोई 4 अरब रुपए के CBMs कमिट किए हुए हैं दियामिर बादशाह डैम के हवाले से, क्योंकि इस डैम के जद में हमारे कई स्कूल, कई हॉस्पिटल, कई कॉलेज, कई जो है वो सरकारी इदारे भी आ रहे हैं, जिसका हमने कंपनसेशन नहीं लिया। हमने यही एग्रीमेंट किया कि यही आप हमें बना के दो, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप देख लें कि वो बनाना आज शुरू करेंगे तो 4 साल बाद जाके वो कंप्लीट होंगे। तो अभी तक वो शुरू ही नहीं हुआ, तो मतलब अगले 4 साल में वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, तैयार नहीं होगा। अभी बात यह है दरअसल कि वो हुकूमत को सोचना था। उन्होंने सर्वे किया था कि यहाँ की आबादी कितनी है, यहाँ से नकल मकानी कितने लोग करेंगे, वो हिसाब उन्होंने करना था। 1300 कनाल का प्लाट चिलास में उन्होंने तैयार किया है। 1300 कनाल, 1300 प्लाट तैयार है, जो कनाल का प्लाट है। अभी वो बता रहे हैं कि यहाँ लोग पूरे नहीं बच सकते हैं। आप चक्री जाएं, चक्री में 50,000 का कनाल भी नहीं है। चक्री इस्लामाबाद से जो एंड पे जो है चक्री का नाम बता रहे हैं, आप उधर शिफ्ट हो जाएं। उधर हमें क्या दोगे आप? कुछ भी नहीं भाई, या वहाँ ज़मीन ले लो या ये 13 लाख और 17 लाख पैसे ले लो, यहाँ से नसो। डैम तो हमारे सीनों के ऊपर वो बन रहा है, और उसमें अब हरपन दास के अंदर वो कभी ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि वो प्लाट्स कम पड़ रहे हैं, कभी ज़मीन कम पड़ रही है, कभी वो थकदास का इशू वो सामने लेकर आते हैं, कह रहे हैं कि चक्री ले क्यों जाएं हम चक्री, क्यों जाएं हम चक्री, नहीं जाएंगे। हमने कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी है कि आप हमारी सकाफत के साथ भी खिलवाड़ करें, आप हमारी आइडेंटिटी को भी आप मसख करने चलें। नहीं सर, ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, डैम बनाने की इजाज़त दी, लेकिन अब हमें ज़्यादा मतलब डिस्पर्स ना किया जाए। अपनी पहचान पाकिस्तान के अंदर, हमारी जो पहचान है, यहाँ की सकाफत है, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं पूरे वैली में, एक दूसरे के गम खुशी में हम शरीक होते हैं। इस तरह ज़िंदगी गुजारते आए हुए लोग हैं। कल को आप हमें बता रहे हैं कि कोई चक्री में डालेंगे, कोई यहाँ रहेंगे, कोई कहाँ रहेंगे। हम टुकड़े टुकड़े में होना नहीं चाहते हैं। हमारा जो हक है वो हमें मिले, उसमें चाहे हम जिस तरीके से बसें बस जाएं। देखिए, एक तो ये बात उनकी सही है कि कोई ऐसा ऑफिशियल एग्रीमेंट मुतासरीन के साथ नहीं है कि उनको गिलगित बल्तिस्तान के अलावा कहीं ले जाके आबाद किया जाएगा। ये चूँकि आबादकारी में बहुत ताख़ीर हो गई वापडा की तरफ से, जिसके बाद कुछ लोगों ने यही कहा कि चलें भाई यहाँ नहीं हो सकता है तो हमें कहीं और करें, लेकिन वो एक बातचीत चल रही है, वो बाज़ाब्ता कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इस पर हम कोशिश करें कंसेंसस वगैरह हो। हमें आज भी फ़ख्र है, हमने खुद आज़ादी हासिल की, गोरों से शिकस्त दी, गोरों को हमने खुद ही इल्हाक पाकिस्तान की, आज भी हमें फ़ख्र है। लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं हैं, हमारे पास और दीगर सोर्सेज भी नहीं हैं। हमने तो खुद ही मतलब आप लोगों की हाँ में हाँ मिला दी, तो खुदारा हमारे पास तो वो ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है कि हमारी असम्बली में कोई आवाज़ हमारी उठाए और दीगर इदारों में हमारे आवाज़ उठाए।
हम दो चीज़ें चाहते हैं वफाक से, एक तो रियलिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, दूसरा रीसेटलमेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बाकी तो आपके सूबे जो है जहाँ पे आप डैम बनाना चाहते हैं वो तो कहते हैं हम इसको बम से उड़ा देंगे। हम ऐसी बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमारा पूरा हक हमें दो, हमारी सेटलमेंट करो, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसको शुरू करो। आप नहीं कर सकते हो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसा दो, हम करेंगे। उन्हें बोलते हैं अभी निकल जाओ, जल्दी जल्दी ये पैसे ले लो, निकलो, नहीं तो ये डैम तो बनना है। आप डैम के खिलाफ बोल रहे हैं, हम डैम के खिलाफ नहीं है। हमने पाकिस्तान अपना मुल्क पाकिस्तान को रात के अंधेरों से और दिन की तपती हुई गर्मी से निकालने के लिए अपने आबा व अजदाद की कब्रें, अपनी ज़मीनें, अपने घर, अपनी मसाजिद सब कुछ कुर्बान किया है। हम डैम के किसी किस्म के खिलाफ नहीं है, हम मुआहदे के खिलाफ हैं। जो मुआहदा हमारे साथ किया था वो मुआहदा हमें पूरा मिले, हम डैम छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने मार्शल आर्ट्स की एकेडमी जो वुशु कंग फू की एकेडमी थी ये 2016 में इस्टेब्लिश की, इसी सोच के मुताबिक कि यहाँ पे जो हमारे वजीरिस्तान के IDPs आए हुए हैं बच्चे वो ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से IDP खान में शिफ्ट होके फिर यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे ज़ाया होंगे तो इसलिए मार्शल आर्ट्स की एकेडमी बनाई, फ्री ऑफ कास्ट उनको ट्रेन कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन 400 से 500 लड़के मैं ट्रेन कर चुका हूँ। रिसेंटली जो 45 से 50 लड़के रेगुलर बेसिस पे गेम कर रहे हैं और इसमें नेशनल लेवल पे भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और KPK फाटा लेवल पे भी वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। यकीन माने कि मेरी एकेडमी में अक्सरियत गरीब तबके की है। अक्सर मार्शल आर्टिस्ट हैं वो वजीरिस्तान के, वो मेहनत मजदूरी सुबह के टाइम करते हैं, असर के टाइम वहाँ पे आ जाते हैं, गेम करते हैं और फीसेस वगैरह उनके पास नहीं होती। वो अपने एजुकेशन उनके पास वो इतने वसाइल नहीं होते कि अपने एजुकेशन को भी जारी रख सके और इधर स्पोर्ट भी मार्शल आर्ट्स भी साथ में कर सके। यहाँ पे जो हम गेम कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं उसमें सेकंड टाइम हम गेम्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो हॉल वगैरह हमने काफ़ी कोशिश की है कि प्राइवेट लेवल पे एक हॉल ले लें इंडोर गेम के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस इतनी ज़्यादा है कि वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हम लेंगे तो फिर स्टूडेंट से फ़ीस लेना पड़ेगा और स्टूडेंट्स वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो स्टूडेंट भी ज़ाया होंगे, वो क्लब भी ज़ाया होगा और हमारा मुस्तकबिल भी ज़ाया होगा इसके बाद। मेरा नाम फ़ारूक महसूद है, मैं जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुज़िश्ता 10 सालों से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ और मैं साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान ये जो कबायली साबिक़ा कबायली इलाका है उनको मैं कवर करता रहा हूँ। अक्टूबर 2009 में जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान के महसूद जो बेल्ट है उसमें ऑपरेशन राय निजात जो वो शुरू किया गया। ऑपरेशन राय निजात की वजह से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद की जो आबादी थी वो घराने वो मुतासर हुए और वो ज़्यादातर जो है लोग डेरा इस्माइल ख़ान, टांग और मुल्क के दूसरे हिस्सों में वो चले गए। लोग जो है वो बेसरो सामानी की आलम में अपने इलाकों से निकले, लोग अपना सब कुछ जो है वो अपने इलाकों में छोड़ आए। तो जब यहाँ पे आए तो एक तो जो नौजवान थे जो 9th और 10th पढ़ते उनको कई स्कूलों में दाखिला मिल रहा था, तो उन्होंने मजबूरन जो है कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, ज़्यादातर किसी ने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया, किसी ने कुछ और कारोबार में स्टार्ट हो गए और कुछ ऐसे नौजवान भी थे कि जिन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और वो मुख्तलिफ़ फील्ड्स की तरफ जो है वो निकल आए। जिस तरह के अभी हमारे एक मिसाल है इरफान महसूद जो कि 22 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं वो अपने पास रखते हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे जो हैं वो ज़ारखान महसूद जो कि ताइक्वांडो में उसके 22 लड़के जो हैं वो इंटरनेशनल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं उसके क्लब के जो है। इन लोगों ने भी एक प्लेटफार्म उन नौजवानों को दिया जो कि IDPs होकर आए थे और बेसरो सामानी के आलम में आए थे और उनके पास कोई वो वसाइल नहीं थे कि वो यहाँ पे पढ़ सकें। मेरा नाम मोहम्मद ज़ारखान है और मेरा ताल्लुक़ जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील सरारोगा के एक छोटे से गांव बंगेवाला से है। जब वज़ीरिस्तान में हालात ख़राब थे और तलेबनाइजेशन का एक दौर था तो उस वक्त हम लोग वहाँ से IDPs बनकर यहाँ आए और यहाँ पे मैंने अपने बेसिक एजुकेशन और यहाँ पे मैंने ताइक्वांडो भी स्टार्ट की और जिसके बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे कि इस ताइक्वांडो के थ्रू
हम जो है ना मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी और में एडमिशन हमें फ्री में मिला, स्पोर्ट्स बेस पे मिला और उसी के थ्रू हमने आज अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। बेसिकली हम लोग जब यहाँ पे गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो एक दफ़ा किसी ने कहा कि भाई ताइक्वांडो की एक इवेंट हो रहा है जो ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी होता है, तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने हमें कहा कि अगर आप हमारी तरफ से खेलें और तो हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आपको फ्री एडमिशन देंगे। पहले तो हमें इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन जब हम लोग उनके पास गए तो उन्होंने हमें एडमिशन दिया, उन्होंने हमें स्कॉलरशिप दी, उन्होंने हमें फ्री कमरे दिए, हमें हमारी जितनी भी एजुकेशन थी वो फ्री थी और वो फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड की जो हमें मतलब है यहाँ पे नहीं मिल रही थी। हमारे पास मैट नहीं था, इक्विपमेंट नहीं थे, वो भी उन्होंने दिए। तो इसके बाद हमें ये ख्याल आया कि जब हमें ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो क्यों ना हम अपने इलाके के वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, फिर उनके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि यहाँ पे हम अपनी एकेडमी बनाएं, उन लड़कों को, उन बच्चों को, उन IDPs को हम वो अपॉर्चुनिटी दें जो हमें मिली है। तो इसके थ्रू हमने जो है ना अपने जितने भी हमारे बच्चे थे उनको हमने यहाँ पे तैयार किया, फिर उनको वहाँ पे भेजा। वहाँ पे बाकायदा एक ट्रायल होते हैं, पूरे पाकिस्तान से 5, 8, 10 लड़के लेते हैं और इसमें अक्सरियत तकरीबन यहाँ के IDPs थे और वो तकरीबन जितने भी लड़के हैं वो आज भी IDPs हैं। उन्होंने अपनी डिग्रियाँ भी कंप्लीट की और उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना हम, अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम भी अपने बच्चों को, हमारे जो पीछे आने वाली नस्ल है उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले। इस एकेडमी से 42 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लिया ताइक्वांडो के बेस पे और 28 ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनमें से 3 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीते हैं। इनमें मोहम्मद फ़हीम है जिन्होंने सिल्वर मेडल ईरान में जीता और मोहम्मद अवैस है जिसने मलेशिया में सिल्वर मेडल जीता। पूरे पाकिस्तान में सीनियर कैटेगरी में पाकिस्तान के ये 2 मेडल हैं और जो हमारे जूनियर लेवल पे एक दानिश लड़का है उन्होंने 2 मरतबा अल फुजैरा इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है और अभी उनकी सिलेक्शन वर्ल्ड जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में हुई है। जितने भी हमारे बच्चे हैं इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, जिसमें मोहम्मद फ़हीम है, मज़हर अली है जिसका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, मोहम्मद फ़ारूक है जिनका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, मोहम्मद खालिद है जिनका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, अहमद ख़ान है जूनियर लेवल पे वर्ल्ड जूनियर ओलंपिक चैम्पियनशिप में उन्होंने शिरकत की है। अक्सर लड़के जो हमारे नेशनल लेवल पे फाइट्स के लिए जाते हैं ये अपनी पॉकेट मनी से जाते हैं। मैंने जो 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से बनाए, खुद अपने आप को स्पॉन्सर किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जो फाइट्स वगैरह वो होती हैं उनके लिए हम कोई दोस्त वगैरह सपोर्ट कर देते हैं या खुद क्लब वाले लड़के होते हैं आपस में पैसे डाल के उनको फाइट्स वगैरह के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली कोर कमांड पेशावर ने हमारे लिए जिम का ऐलान भी किया, वो उस पर काम शुरू है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। तो इसी तरह पाक आर्मी ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। हमारे जो वजीरिस्तान के स्पोर्ट्स मैनेजर उसने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए। तो अभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली पाक आर्मी ने। शुरू में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। हम अपने लिए पैड भी नहीं ख़रीद सकते थे क्योंकि वो हम खुद भी IDPs थे और IDPs भी हमारे साथ थे, उनसे हम फीसें भी नहीं ले सकते थे। तो उनकी फ़ीसें भी हमने माफ़ की थी। जो बड़े लोग थे उनसे हमने कहा कि आप हमारी मदद करें, उन्होंने कुछ हमारी मदद की, उसके थ्रू हमने अपने लिए इक्विपमेंट ख़रीदे। फिर जब हमारी एक बाकायदा एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना, उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा पॉलिश किया, बहुत ज़्यादा हमारी मदद की। अभी पूरे पाकिस्तान में अगर आप कहीं पे भी देखें तो हमारे पास वो सिस्टम मौजूद है जो पाकिस्तान की फेडरेशन के पास सिर्फ मौजूद है। हमारी एक ट्रेड नेम है जिसे वज़ीरिस्तान आज़मराई कहते हैं। वज़ीरिस्तान आज़मराई की टीम जब नेशनल लेवल पर के इवेंट पे पार्टिसिपेशन करती है
तो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो जनूबी वज़ीरिस्तान की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो उनको फैसिलिटेट करती है, वो उनको उनके जितने भी खर्चे हैं वो अपने सर पे लेती है और वहाँ पे हम पार्टिसिपेशन करते हैं। और इस वज़ीरिस्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए वही लड़के पहली पोजीशन पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन लेकर आते हैं। जब वज़ीरिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ दहशतगर्दी का लेबल भी साथ में होता है। यहाँ पे जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस किए, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे IDPs रहना, यहाँ पे वज़ीरिस्तान फिर महसूद होना, इसके साथ ये दहशतगर्दी का लेबल भी होना, ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमने यहाँ पे फेस की। काफ़ी मुश्किलात थी क्योंकि जिसको भी हम कहते थे कि वज़ीरिस्तान से हमारा बिलोंग करता था, उस टाइम यकीन माने कि इस तरह भी हुआ करता था कि किसी को हम कह भी नहीं सकते थे कि हम वज़ीरिस्तान से हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो कहते थे कि वो बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद, उसी लेवल पे कि ये सारे वज़ीरिस्तान वाले तालिबान हैं या वज़ीरिस्तान वाले दहशतगर्द हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की हैं। पहले जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट की हुई थी गेम, एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे गेम किया करते थे। उस कॉलेज से खेलने से हमें इस बात पे मना किया कि आप लोग वज़ीरिस्तान से बिलोंग करते हैं। वज़ीरिस्तानी होना मेरे ख्याल में उस टाइम एक जुर्म था। तो वही लेबल हटाने के लिए इस स्पोर्ट्स फील्ड में हमने अपने आप को वो मनवाना शुरू कर दिया कि इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो इमेज बना वो इमेज एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखा सके। बस इस मेहनत हमने जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे हमारे प्लेयर्स, वज़ीरिस्तान के प्लेयर्स जाने जाते हैं। सबसे बढ़कर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इन बच्चों को अपनी तरफ मायल करें, उनको ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ दें कि जिस तरफ वो जा रहे हैं उनको उस तरफ जाने से रोकें। और उसका वाहिद हल है ये है कि वो उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दें, उनको अपनी तरफ मोटिवेट करें, उनको बताएं कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं और आपके हर अच्छे की कदर करते हैं। महसूद ट्राइब का एक ऐसा इमेज बनाया गया था कि वो कोई भी अगर होता, जैसे मैं जर्नलिस्ट था लेकिन मैं भी जब बाहर किसी से मिलता तो लोग मुझसे थोड़ा सा जो है ना हट के रहते थे। वो यही समझते थे कि ये भी जो है कहीं जो है ना दहशतगर्द ना हो। तो जब आप खुद ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं कि कहीं आपको दहशतगर्द समझ रहा होता है कोई, आप होते नहीं हैं, लेकिन आपको लोग दहशतगर्द समझ रहे थे, या आपके ट्राइब पे या आपके उस पे इलाके पे एक दहशतगर्दी का लेबल लग जाता है, तो आप हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं उसको मिटाने की कोशिश करूं। तो यही जो है हमारे जो नौजवान यूथ जो लड़के हैं हमारे, जो इरफान महसूद और रज़ार ख़ान और दूसरे ऐसे लड़के, उन्होंने भी ये कोशिश की कि हम कुछ ऐसा करें कि हम ये बता सकें कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। ठीक है, लोग होंगे, हर जगह होते हैं, लेकिन सब नहीं है। तो इनकी जो कोशिश है वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई है और अब इस इलाके के लोगों को इस चीज़ से पहचाना जाता है कि ये इरफान महसूद, पहले इस नाम पर पहचाना जाता है कि हकीमुल्लाह, बैतुल्ला महसूद, अब जो है वो ज़ार ख़ान महसूद, इरफान महसूद, दूसरे महसूद हो गए कि मतलब वो एक पाकिस्तान का नाम जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे इंटरनेशनली वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो एक चेंज जो है वो इन यूथ की वजह से जो है ना इसमें आ रहा है और कोशिश की हो रही है कि ये जो हम पे लेबल है उसको हम किसी तरीके से मिटा सकें। वैसे वज़ीरिस्तानी मैं तो यही कहूँगा कि वज़ीरिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए किसी ने कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि एक तो 70 सालों से हम पाकिस्तानी पहले तो डिक्लेयर ही नहीं थे। आपको अगर कह रहे कि आपने अपना इलाका, गांव, हर चीज़ छोड़नी है, आप निकल जाएं पाकिस्तान की भलाई के लिए, आप पूरी वज़ीरिस्तान के अवाम यहाँ पे डी खान में, टांग में, कराची में, मुल्क के बाकी इलाकों में शिफ्ट हो जाएं। IDPs कैंपों में उनको रहना पड़ता है, वहाँ से शिफ्ट होके सबसे बड़ी कुर्बानी तो यही है कि वहाँ पे फिर हर चीज़, उनके घर वगैरह, हर गांव, हर चीज़, बाज़ार सब तबाह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, फिर भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है।